और ब्रेक के बाद अब खबर दिल्ली से। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की उस वक्त की सरकार के समय की एक और सीएजी रिपोर्ट आज दिल्ली की विधानसभा में रख दी गई है। स्वास्थ्य पर आधारित सीएजी रिपोर्ट में कई ऐसे खुलासे हैं जो अरविंद केजरीवाल सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। केजरीवाल सरकार ने पैसों का सदुपयोग नहीं किया, जरूरी नियुक्तियां नहीं की, तो ढांचागत विकास में जो वायदे किए थे वो भी पूरे नहीं किए। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से बीजेपी ने केजरीवाल को एक बार फिर से जमकर घेरा है। स्वास्थ्य पर सीएजी रिपोर्ट, आपको फिर चोट। दूसरी कैग रिपोर्ट आई। दिल्ली में सियासी पारा हाई। दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद आबकारी पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई। विधानसभा के पहले सत्र में शुक्रवार को दूसरी सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई। ये रिपोर्ट थी सार्वजनिक पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर, जिसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन में रखा। इतनी भारी भारी रिपोर्टें, एक एक रिपोर्ट जिसका वजन पता नहीं, हो सकता है ये 3-4 किलो तो लग ही रहा है मुझे। तो इतने पेपर पढ़ना, उनको समझना, तो एक एक करके निकाल रहे हैं तो उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है और उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सदन में आके सामने बैठ सकें, उसे सुन सकें। ये भी बताना चाहूंगी कि जो भी लोग इस लूटपाट में, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, एक भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, एक एक पाई का जवाब देना पड़ेगा। रिपोर्ट में दिल्ली की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में गंभीर कुप्रबंधन और वित्तीय लापरवाही को लेकर कई बड़ी खामियों की जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में पिछले 6 वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास और प्रबंधन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं देखी गई हैं। साथ ही पैसे भी पूरे खर्च नहीं किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 21% कर्मचारियों की कमी, अस्पतालों कॉलेजों में शिक्षण विशेषज्ञों की 30% कमी, चिकित्सा अधिकारियों की 9% कमी और नर्सों की 21% कमी बताई गई है। इसके अलावा तमाम विभागों में मरीजों के लिए लंबी प्रतीक्षा अवधि की बात भी रिपोर्ट में है। रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया है और कहा कि सीएजी की ये रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल और आतिशी के हेल्थ क्रांति के दावों को तार-तार करती है। हर जगह लोगों की दवा में चोरी, लोगों के स्वास्थ्य की हर चीज में चोरी करती हुई ये सरकार रंगे हाथ पकड़ी गई है। दिल्ली सरकार, जब हम कहा करते थे तब लोग इस विषय पर हमारा विरोध करते थे, मगर अब हर दिन कैग की रिपोर्ट उनके भ्रष्टाचार के पन्नों को खोलती जा रही है। दिल्ली की जनता को धोखा दिया हेल्थ के माध्यम से, हेल्थ के बना के हमने मोहल्ला क्लिनिक कर दिया, दवाइयाँ सब नकली हैं। ये जो कोकस दवाइयों के नाम पे इन्होंने कर रखा है, कॉटन का घोटाला, बेड का घोटाला। जब पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित था, उस टाइम भी इनको घोटाला करना याद आ रहा था, तो बड़े शर्म की बात है। हालांकि आम आदमी पार्टी अब भी बचाव कर रही है और बीजेपी पर हमला कर रही है। मेरा कहना है कि जो सीएजी की सारी रिपोर्ट आप सामने रखिए, टेबल क्यों नहीं कर रहे हैं सारी रिपोर्ट टेबल करिए, विपक्ष को भी उस पर अपनी बात रखने का मौका दीजिए। सदन से सबको निष्कासित करके, ये पहली बार हो रहा है भारतीय राजनीतिक इतिहास में कि सदन के अंदर आज विपक्ष के सभी विधायकों को घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी भले ही कुछ भी कह रही हो, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक सच में बदहाल हैं। आम आदमी पार्टी अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान ये रिपोर्ट पेश करने से लगातार बच रही थी, लेकिन अब जाकर रिपोर्ट सामने आई है और सच्चाई भी सबके सामने है। शैलेंद्र मिश्रा और अमरेंद्र गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अरविंद केजरीवाल की पहले शराब घोटाले को लेकर सीएजी रिपोर्ट आई थी उनकी सरकार को लेकर, और अब सीएजी की रिपोर्ट आई है स्वास्थ्य सेवाओं और किस प्रकार से स्थिति रही थी। आइए आपको सिलसिलेवार उनके समय की स्वास्थ्य सेवाओं की रिपोर्ट कार्ड बताते जो सीएजी ने तथ्य सामने रखे हैं। मोहल्ला क्लिनिक जिसको लेकर सबसे ज्यादा हो हल्ला होता रहा, उसकी क्या स्थिति थी उसका जिक्र करते हैं। मोहल्ला क्लिनिकों का खस्ता हाल ये सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और किस तरीके से मरीजों को डॉक्टरों ने बमुश्किल 1 मिनट का समय भी नहीं दिया, यानी कि आप आइए बैठिए और जाइए, आपको तुरंत दवा दे दी गई। तो इस प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक चल रही थी। कई क्लिनिकों में जरूरी उपकरण भी नहीं थे, जो बेसिक चीजें होती, थर्मामीटर या फिर ग्लूकोमीटर वगैरह जो होते हैं वो भी नहीं थे। कई क्लिनिक्स महीनों तक बंद रही, जिसके बारे में सबसे ज्यादा हो हल्ला होता रहा। वो कई ऐसे इलाके थे जहां पे महीनों तक क्लिनिक बंद रही हैं।
क्लिनिक्स में मिली दवाइयों की कमी, लगातार दवाइयों की कमी का मसला बीते लंबे कई वर्षों से उठता रहा और ये बात सीएजी की रिपोर्ट में भी आई है। 23 महीनों तक बंद रही लगभग 18% क्लिनिक और इसके अलग अलग वजहें बताई जाती रही, लेकिन एक प्रकार से जनता को इसका नुकसान हुआ जिसका इतना ढिढोरा पीटा गया था। 10 साल में बनी केवल 53% मोहल्ला क्लिनिक, यानी कि जो तय लक्ष्य किया गया था उसका महज आधा ही 53% ही बन पाया, बाकी 47% नहीं बन पाई। ढिढोरा बहुत पीटा गया। 21 मोहल्ला क्लिनिक में शौचालय तक नहीं थे, यानी जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए मूलभूत, वो भी उन क्लिनिक्स में नहीं थी। 15 में बिजली का बैकअप तक नहीं था, वहां पे एक तरीके से उस प्रकार की वो सुविधाएं नहीं थी जिसकी वजह से डॉक्टरों के बैठने उठने और मरीजों के जाने लायक स्थितियां हों। 12 में दिव्यांग मरीजों के लिए पहुंच की सुविधा तक नहीं थी, जो एक रैंप बनाया जाता है, जो एक तरीके से एसेंशियल सर्विसेज में एक तरीके से माना जाता है, वो भी वहां पे दिखाई नहीं पड़ा। ये मोहल्ला क्लिनिकों का हाल था। मानव संसाधन के लिहाज से बात की जाए क्यों कितनी बड़ी कमी थी, वो अपने आप में एक बड़ा एक तथ्य है। 21% कर्मचारियों की ओवरऑल जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए थे अस्पतालों और अन्य प्रकार से, उनमें 21% की कमी थी। 79% के हवाले पूरा 100% वाला काम किया जा रहा था। शिक्षण विशेषज्ञों जो अस्पताल या जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं, डॉक्टर विशेषज्ञ होते हैं, उनमें 30% की कमी थी, यानी कि नए डॉक्टर के पढ़ाने के लिहाज से जो शिक्षक होने चाहिए विशेषज्ञ, उनमें 30% कमी थी। गैर शिक्षक विशेषज्ञों में भी 28% की कमी थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कमी है, यानी कि 1/3 आपके पास है ही नहीं। चिकित्सा अधिकारियों की लगभग 9% की कमी थी, जिनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, फैसला लेने के लिए वो पद खाली पड़े हुए थे। नर्सों की बात की जाए, नर्सिंग स्टाफ की बात की जाए तो 21% की कमी थी। नर्स एक तरीके से बहुत बड़ा आधार होता है किसी भी अस्पताल में और मरीजों की देखभाल करने के लिए 21% की कमी थी। यह दिखाता है। पैरामेडिकल स्टाफ की बात की जाए तो 38% पैरामेडिकल स्टाफ की कमी थी, यानी जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है अस्पताल में, एक आधार तैयार होता है, ऐसे तमाम स्टाफ की बड़ी संख्या में कमी थी। 21% कर्मचारियों की ओवरऑल कमी दिखाई पड़ रही थी। सर्जरी में 2 से 3 महीने तक की प्रतीक्षा करनी पड़ रही थी आपको, अगर सर्जरी करानी, कई बार वो इमरजेंसी होती है, लेकिन 2 से 3 महीनों का समय लग रहा था। इसी तरीके से प्लास्टिक सर्जरी की बात की जाए तो उसमें 8 महीने तक का प्रतीक्षा का समय था। तो ये एक प्रकार की स्थिति थी कि जिनको जरूरत है वो 8 महीने का इंतजार करेंगे क्या? कई अस्पतालों में ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर वो काम ही नहीं कर रहा था, जिसको कि बनाया गया था, जिसको बना के किया गया था, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। उसके पीछे उपकरण की समस्या थी, डॉक्टरों की समस्या थी, नर्सिंग स्टाफ की समस्या थी, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। बिना आवश्यक उपकरणों के चल रही थी कई एम्बुलेंस, क्योंकि जीवन रक्षक उपकरण होना एम्बुलेंस में सबसे अनिवार्य शर्त है, क्योंकि वहां पे जीवन को रक्षा देनी है। लेकिन वो उस प्रकार के जीवन रक्षक उपकरणों के बिना ही एम्बुलेंस लगातार दौड़ रही है या काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। रेडियोलॉजी के लिए भी एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। जो रेडियोलॉजी की जो सुविधाएं होती, चाहे आपको एक्सरे कराना हो या अल्ट्रासाउंड कराना हो, इस प्रकार की सुविधाओं के लिए भी एक लंबा इंतजार करना पड़ रहा था। और जो मरीजों को आहार सेवाएं दी जाती है, यानी कि आप अगर अस्पताल में कोई मरीज भर्ती है तो उसको खाना दिया जाना है, उसमें भी एक बड़ी कमी देखने को मिली। ये सीएजी रिपोर्ट में निकल के आया है। भोजन की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। सीएजी की रिपोर्ट में वो बताती है कि ना नियमित जांच होती थी, और जांच होती थी तो गुणवत्ता को लेकर कई प्रकार की कमियां खामियां भी पाई जाती थी। दवाओं और औषधियों को लेकर और उपकरणों को लेकर किस प्रकार की स्थिति थी उसका जिक्र करें तो जरूरी दवाओं की सूची 10 वर्षों में सिर्फ 3 बार बनी। हर वर्ष बनने का एक अनिवार्यता है, लेकिन 10 वर्षों में सिर्फ 3 बार बनी। और 33% से लेकर 47% तक दवाएं अस्पतालों को सीधे बाजार से खरीदनी पड़ती थी, जबकि इसकी एक अलग व्यवस्था है, लेकिन वो व्यवस्था वहां पे थी ही नहीं, उसको काम कर नहीं रही थी। इसलिए अस्पतालों को मजबूरी में 33 से 47% तक दवाएं सीधे बाजार से खरीदनी पड़ती थी, और कई बार ये महंगी पड़ती हैं। 10,000 बिस्तरों की जगह बने 1,357 बिस्तर, यानी ये नए 10,000 बिस्तर जोड़ने थे, और 1,350 बिस्तर ही जुड़ पाए। ये अपने लक्ष्य से बहुत कम थे। इसी तरीके से अस्पतालों के निर्माण में कई बड़ी बड़ी परियोजना प्रोजेक्ट्स में 6-6 साल तक की देरी देखने को मिली। परियोजनाएं 6-6 साल तक देरी से चल रही थी, यानी सोचिए 5 साल एक बार एक सरकार को जीतने का समय मिलता है, लेकिन 6 साल तक देरी ही दिखाई पड़ रही है। कई अस्पताल सेवाएं देने में विफल रहे हैं। बड़े बड़े अस्पताल जिनको सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सुविधाएं देनी थी, ऐसे तमाम बड़े अस्पताल ऐसी सुविधाएं देने में विफल रहे हैं। ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है। डायलिसिस मशीनें नहीं हुई इस्तेमाल, खासतौर से पीपीपी मॉडल के माध्यम से जो लगाई गई थी मशीनें, वो अप्रयुक्त रही, क्योंकि उनको वहां पे इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा था। तो ये दिखाता है कि आप एक खड़ा कर देते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल या उसका लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा। वित्तीय प्रबंधन की बात की जाए तो राज्य की जो जीडीपी है उसका
महज 1% से भी कम 0.79% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च हुआ, जबकि लक्ष्य रखा गया था 2.5% का। 2.5% के लक्ष्य के मुकाबले जीडीपी का 0.79% खर्च हुआ। यह दिखाता है कि आपने तय मानकों से कितना कम खर्च किया स्वास्थ्य सेवाओं पर। महज 48% गर्भवती महिलाओं को जो तरीके से प्रसव पूर्व सुविधाएं मिलती हैं वो उनको मिल पाई, जिनमें कम से कम 4 जरूरी उनकी जो एक तरीके से इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो भी 48% मरीजों को मिल पाए गर्भवती महिलाओं को, यानी कि 52% को वो एक तरीके से नहीं मिले। 30% महिलाओं को मिला जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ, यानी कि 70% को वो नहीं मिल पाया। ये काम भी स्वास्थ्य का नहीं हो रहा था जमीन पे। 10 चिकित्सा अधिकारियों को मिला प्रशिक्षण, जबकि 100% जिनको मिलना था उसके मुकाबले सिर्फ 10% चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण मिला। उनका जो ट्रेनिंग होनी थी उसमें भी बहुत हीला हवाली देखी गई है। ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है 44 की जगह बने सिर्फ एक तंबाकू निवारण केंद्र। तंबाकू को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया जाता है, लेकिन 44 केंद्र बनने थे, उसके मुकाबले सिर्फ एक तंबाकू निवारण केंद्र बना है। ये गंभीरता दिखाता है उस पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल की सरकार का स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो सीएजी रिपोर्ट से निकल के आया। कोविड प्रबंधन के समय गंभीर खामियां देखने को मिली। ये अपने आप में सबसे बड़ा मसला, क्योंकि कोविड के समय लगातार शीश महल का मामला भी आया था और उस समय स्वास्थ्य को लेकर कैसी गंभीर खामियां थी उसका जिक्र करते हैं। कोविड के समय बजट जो दिया गया था उसका सही से इस्तेमाल ही नहीं हुआ, यानी कि इतनी बड़ी गंभीर समस्या के समय पैसे की कमी पड़े तो समझ में आता है, लेकिन पैसा है आप खर्च ही नहीं कर रहे हैं। ये तो और बड़ा सवाल खड़ा करता है आपके नेतृत्व पे, आपकी सोच और विजन के ऊपर। दवाएं, पीपीई किट और मास्क जैसी जो बेसिक चीजें थी उनकी उपलब्धता नहीं थी, उस पर गंभीर सवाल थे। 14 अस्पतालों में आईसीयू नहीं था। कोविड के समय आईसीयू की कितनी बड़ी जरूरत थी उस वक्त। ये गंभीर खामियां सीएजी की रिपोर्ट पे निकल के आई है। 14 अस्पतालों में आईसीयू की स्थिति नहीं थी, वहां सुविधा नहीं थी। 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक नहीं था। आप समझिए कितनी गंभीर स्थिति थी कोविड के समय में, महामारी के समय में। उस वक्त ऐसे हालात थे दिल्ली के अस्पतालों के, देश की राजधानी के अस्पतालों के। 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं थी। उस वक्त कितनी बड़ी संख्या में लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई देनी पड़ती थी, उनका एक सपोर्ट सिस्टम होता था, लेकिन 8 अस्पतालों में वो सप्लाई ही नहीं थी। 15 अस्पतालों में शव गृह की सुविधा नहीं थी। बेसिक जरूरतें होती हैं, अपने आप में दुखद है, लेकिन ऐसी सुविधाएं नहीं थी। तो ये अपने आप में दिखाता है कि सीएजी की रिपोर्ट जो निकल के आई अरविंद केजरीवाल की सरकार के समय में स्वास्थ्य के मोर्चे पर, उसमें गंभीर कमियां खामियां पाई गई हैं। और इससे पहले हमने देखा कि शराब घोटाले को लेकर भी सीएजी की रिपोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े किए थे अरविंद केजरीवाल और उनके नेतृत्व और आम आदमी पार्टी को लेकर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद है। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलता पूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। जीरा से प्यास बुझाएं। डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। और दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई, जिस पर सरकार की ओर से सीएम और कई मंत्रियों ने अपनी बात
विधानसभा में रखी। रेखा गुप्ता की सरकार ने दिल्ली के विकास की नई राह पर ले जाने का वायदा किया तो पिछली सरकार की कमियों को जनता के सामने लाने की बात भी कही। पूर्व सीएम आतिशी ने आपके विधायकों के निलंबन को जनादेश का अपमान करार दिया है तो भाजपा ने आम आदमी पार्टी के विरोध को राजनीति से प्रेरित होने की बात की और कहा कि इस प्रकार की राजनीति से बचने की उनको जरूरत है। दिल्ली विधानसभा में सत्र के चौथे दिन उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा का जवाब देते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता को वर्षों पीछे धकेल दिया है। उन्होंने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि आपको दिल्ली की जनता के दर्द का प्रचार करना आता था, उपचार करना नहीं। लेकिन हमें एहसास है और हम उपचार करेंगे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के शीश महल पर भी तंज कसा। वो केजरीवाल साहब जो अपने घर का टॉयलेट बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च देते हैं, दिल्ली के झुग्गीवासी किन शौचालयों का उपयोग कर रहे हैं। आज दिल्ली देश की राजधानी है, फिर भी दिल्ली में सबसे ज्यादा ओपन डेफिकेशन है। ये शर्मनाक हरकत, ये शर्मनाक काम का जिम्मेदार वो सरकार है जिसका राज पिछले इतने साल रहा। आप जिस भी परिस्थिति में दिल्ली को छोड़ के गए हैं, दिल्ली के लिए जो काम हमें करने हैं, दिल्ली को नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है, जो विजन है दिल्ली के लिए, विकसित दिल्ली का, उसको पूरा करने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा इस दिल्ली के लिए हम करेंगे। इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली को हम संपूर्ण राज्य बनाएंगे। प्रवेश वर्मा ने कहा कि सरकार का जोर लोगों को रोजगार मुहैया कराने पर होगा। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर किसी बांग्लादेशी रोहिंग्या का राशन कार्ड होगा तो कार्रवाई होगी, नए राशन कार्ड बनेंगे और पुरानों की जांच की जाएगी। दिल्ली में यहाँ पर पार्लियामेंट भी है, यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय जी का निवास भी है, यहाँ पे उपराष्ट्रपति महोदय जी का भी निवास है। ना जाने कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यहाँ पे दिल्ली में रहती हैं। इसलिए दिल्ली को हमको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानियों में उसमें शामिल करना, इसलिए दिल्ली की समस्या केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, दिल्ली की समस्या देश की समस्या है। दिल्ली विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया। विपक्ष की नेता आतिशी ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को लिखे पत्र में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के निलंबन को जनादेश का अपमान और लोकतंत्र पर प्रहार बताया। निलंबन की निंदा करते हुए आतिशी ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को जानबूझकर दबाया जा रहा है। सैकड़ों सीआरपीएफ के दल को इकट्ठा किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? ये क्या कोशिश हो रही है? आम आदमी पार्टी के विधायकों को डराने की कोशिश हो रही है। इसलिए हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार इस देश को, संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा को 27 साल बाद पूर्ण बहुमत मिला है। भाजपा ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर जीत मिली है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के समन्वय पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री आशीष सूद, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने कहा है कि दिल्ली की डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप विकसित दिल्ली और सुरक्षित दिल्ली के लिए दुगनी गति से काम करेगी। गृह मंत्री के निर्देश दिए हैं कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन से संबंधित मामलों में दिल्ली पुलिस की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली में रेखा गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनने के बाद डबल इंजन की सरकार पूरी तेजी से काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली की कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर बड़ी बैठक की। इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह विभाग के मंत्री आशीष सूद के साथ दिल्ली पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में मुख्य रूप से महिला सुरक्षा और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर चर्चा की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद कहा कि ये दिल्ली सरकार और भारत सरकार के बीच समन्वय को लेकर बैठक थी। राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को के लिए दिक्कत है, उन सारे विषयों पे भी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई। अब से दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार का एक अलग चेहरा नजर आएगा जनता को।
बैठक में जिन मसलों को लेकर बात हुई उसमें थाना लेवल पर शांति कमेटी, जे क्लस्टर, महिला सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय गैंग जैसे मुद्दे शामिल थे। बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली की डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री की अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित दिल्ली, सुरक्षित दिल्ली के लिए दोगुनी गति से काम करेगी। गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के देश में घुसने से लेकर उनके डॉक्यूमेंट बनवाने और यहां रहने में मदद करने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। अवैध घुसपैठियों का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है और इसमें पूरी सख्ती के साथ काम हो और इन्हें चिन्हित कर डिपोर्ट किया जाए। लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों और सब डिविजन्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गृह मंत्री ने कहा कि डीसीपी स्तर के अधिकारी थाना लेवल पर जाकर जन सुनवाई कैंप लगाएं और जनता की समस्याओं का निराकरण करें। रेखा गुप्ता ने कहा कि ये मासिक समीक्षा बैठक होगी और दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ काम करेगी और दिल्ली को बेहतर व्यवस्थाएं देगी। महिला सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में उस पर भी प्राथमिक चर्चा हुई और जल्द ही इस पे डिटेल्ड नीतियां बनाते हुए, काम करते हुए वो सारा विषय भी किया जाएगा। वो सारे विषय जो पीडब्ल्यूडी से संबंधित हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली में दिक्कत करते हैं, उन सब के समाधान पे चर्चा हुई। शीला दीक्षित की सरकार के बाद ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली की मुख्यमंत्री सहित कई गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय राजधानी की कानून व्यवस्था पर चर्चा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच तालमेल स्थापित करना है ताकि कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 22 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को तलब कर दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की थी। इसके साथ ही उन्होंने मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया था कि अपराध को लेकर दिल्ली में हमें जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहां पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं।